आज का मंजर किसी जश्न से कम नहीं था। जैसे ही डीआईजी बाबूराम अपने पैतृक गांव जुड़ौदी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। यमुनानगर जिले के सैकड़ों गण्यमान्य लोग, आम जनता और महिलाएं, बच्चे बस इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी से उतरते ही हर तरफ फूल मालाओं की बरसात होने लगी। कोई बुक्के पेश कर रहा था तो कोई उनके गले में फूल मालाएं डालकर उनका इस्तकबाल कर रहा था। सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा सागर ने अपने पति को बुक्के देकर सम्मानित किया। इसके बाद मौजूद लोग एक एक कर आगे बढ़े और स्वागत की रस्में निभाई। ऐसा नज़ारा वाकई अद्भुत था और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत सरकार ने उनकी बहादुरी और वीरता को सलाम करते हुए उनके वीरता पदक से नवाजा है। यह सम्मान हर किसी को नसीब नहीं होता। गांव वालों के लिए, ज़िले वालों के लिए और पूरे हरियाणा के लिए यह क्षण गर्व और इज्जत का पल था। डीआईजी बाबूराम भी बड़े अदब से हर शख्स का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और फिर वो बड़े बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की तरफ वहां जाकर उन्होंने माथा टेका, फूल माला अर्पित की और कहा, आज जो भी मैंने हासिल किया है यह सब बाबा साहब की ही देन है। स्वागत करने वालों की भीड़ इतनी थी कि हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनसे हाथ मिलाना चाहता था। इसके बाद डीआईजी बाबूराम पहुँचे रविदास जी के मंदिर। वहाँ उन्होंने आशीर्वाद लिया। फिर गोगा माड़ी और शिव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर धर्मशाला के में आयोजित मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनता के बीच बैठे। वहां पहले से मौजूद गण्यमान्य लोगों ने भी उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मेयर मदन चौहान, सतपाल बैमनी और कई पार्षद मौजूद थे। श्रीमती प्रभा सागर ने कहा, आज का दिन मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व का है। जो सम्मान बाबूराम जी को मिला है वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे यमुनानगर ज़िले के लिए है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी जीवन संगनी हूँ। मैं सभी गाँव वालों और मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस खुशी को बांटने हमारे साथ खड़े हैं। पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कहा, बाबूराम जी ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि हरियाणा और पूरे देश का नाम बढ़ाया है। उनकी वीरता और जज्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। हमें गर्व है कि जुड़ौदी जैसी मिट्टी ने ऐसे लाल को जन्म दिया। पूर्व मेयर मदन चौहान ने कहा, आज पूरा यमुनानगर गर्व महसूस कर रहा है। बाबूराम जी ने यह दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। हम सब उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं। इसके बाद मंदिर कमेटी ने भी उनका विशेष तौर पर स्वागत किया और फिर मंच पर डीआईजी बाबूराम ने खुद माइक संभाला और अपने दिल की बात कही। डीआईजी बाबूराम ने कहा, मैं ये सम्मान सबसे पहले अपने शहीद साथियों को समर्पित करता हूँ। जब हम कठिन हालात में होते हैं, हिम्मत ही असली साथी बनती है। मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर अपने गांव और ज़िले के लोगों का। ये वीरता पदक मेरा नहीं, आप सबका है। मैं हमेशा इस मिट्टी का कर्जदार रहूँगा। आज का ये स्वागत समारोह सिर्फ एक अधिकारी का सम्मान नहीं था बल्कि पूरे ज़िले का गर्व था। हर शख्स की आंखों में खुशी, होठों पर मुस्कान और दिल में एक ही जज्बा था, हमारे लाल ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब वे बिहार के अति नक्सल प्रभावित ज़िला औरंगाबाद में एसपी के पद पर तैनात थे, उन्होंने कई नक्सल अभियानों का सफल नेतृत्व किया। जुलाई महीने की लगातार बरसात के बीच चकरबंधा के जंगलों में अभियान चला रहे थे, तभी नक्सलियों ने डुमरी नाला से गुजर रही कोबरा की पिछली टीम पर आईईडी विस्फोट कर घात लगाकर हमला किया। 2 दिन से जंगल में ऑपरेशन के चलते खाना पानी समाप्त हो चुका था और टीम बेहद कठिन हालात में थी। इसी बीच एसपी बाबूराम की अगली टीम ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की और पहाड़ी की चोटी पर बैठे नक्सलियों को
पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अपने साथियों के 3 शव और 4 बड़े हथियार दुश्मन जंगल में छोड़कर भाग गए। हालात इतने विपरीत थे कि बाहर से कोई मदद नहीं पहुंच सकी। ऐसे समय में एसपी बाबूराम ने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया और घायल साथियों को कंधों पर उठाकर रात 11 बजे तक जंगल से बाहर निकाला। आईईडी विस्फोट में शुरुआती नुकसान उठाने के बावजूद उन्होंने न केवल नक्सलियों का एम्बुश तोड़ा बल्कि उनके हथियार भी कब्जे में लिए और अपनी टीम के हथियारों को दुश्मनों द्वारा लूटे जाने से बचा लिया। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में मिली यह सफलता बेहद दुर्लभ मानी जाती है। इस असाधारण बहादुरी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार ने डीआईजी बाबूराम और उनकी टीम को वीरता पदक प्रदान किया। तो जुड़े रहिए LVY न्यूज़ के साथ। हम आपको सुनवाएंगे डीआईजी बाबूराम ने अपने अल्फाज। पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर, हमारे गार्जियन तुल्य चौधरी कमल पाल जी, आदरणीय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर मान्यवर अमर सिंह जी, आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी, डॉक्टर सतपाल बहनी जी, हमारे आदरणीय दोनों वार्ड के जो पार्षद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मेयर मदन चौहान जी, मेरी माता जी, मेरे ससुर साहब, गांव के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग जो रिश्ते में हमारे कोई चाचा लगते हैं, कोई ताऊ लगते हैं, कोई दादा लगते हैं, हमारे मेरे पूरे दोस्त जिन्होंने इस प्रोग्राम में इतना बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम का आयोजन किया, इतनी मेहनत की, नई पीढ़ी के जो यंग बच्चे हैं, सभी यहाँ माताएं, बहनें और दूर दूर से आए हमारे रिश्तेदार, खासकर हमारे मामा जी वेद प्रकाश जी, आप सभी लोग टाइम निकाल के यहाँ आए और मेरे सब गांव के लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। तो मेरे लिए इतने सम्मान की बात है कि मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने मन की भावनाएं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ इतना मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी थी। इस सम्मान के रूप में मैं इस गांव का, इस जिले का, आप सभी लोगों का कर्जदार हूँ कि मैं बदले में क्या कर पाऊँ, मैं आप लोगों के लिए क्या योगदान कर सकूं, ताकि ये जो सम्मान का इतना बड़ा आपने आयोजन किया है इसका इसकी कोई सार्थकता निकले। जब किसी और विषय में बोलना हो तो आदमी कितना भी बोल सकता है, लेकिन जब अपने विषय में बोलना हो तो भावना इतनी ज्यादा हो जाती है कि शब्द नहीं आ पाती। तो बहुत सारे लोगों का मैं नाम लेना भूल गया, जबकि मैं उनको काफी अच्छे से जान रहा हूँ। तो हमारे पार्टी काफी लोग हैं, कपिल मनीष गरज जी हैं, हमारे कई मंडलाध्यक्ष जी हैं। तो मैं माफी चाहूंगा कि सबका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ। और सबसे बड़ी बात वो लोग जिन्होंने पूरा एक हफ्ता लगा के दिन रात एक करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, तो मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभा जी ने जो बताया और हमारे गार्जियन जो नंबरदार सोम प्रकाश जी, जो हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं इस प्रोग्राम का, इन्होंने इसमें काफी योगदान दिया। हमारे सरपंच साहब वीरेंद्र जी, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रभा जी ने और सोमनाथ जी ने तो बहुत कम शब्दों में बताया। तो इस गांव के पता नहीं कितने लोगों का और जिले के कितने लोगों का इस सफलता में जो मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत योगदान है, किसी न किसी रूप में बहुत ही योगदान है। अकेले कोई आदमी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। बेशक आज की हमारी जो पीढ़ी, जो भी हम लोगों को मिला है, उसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब को जाता है, जिन्होंने संविधान में इतना कुछ किया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और जिसके कारण आज हम इस लेवल पे पहुंच सके हैं। तो उन्होंने तो अपना योगदान कर दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया हमारे समाज के लिए। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए कुछ कर लें, दूसरों के लिए ना भी कर पाए लेकिन अपने लिए कुछ कर लें। और बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, सबसे ऊपर कि शिक्षित बनो,
शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इतना ही संदेश देना चाहूँगा जो यहाँ नए बच्चे, नई पीढ़ी के लोग हैं, जो भी अभिभावक हैं, कि सारा कुछ छोड़ के अपने बच्चों की शिक्षा पर हम फोकस करें। और अगर ये तो तपस्या है, 20 साल 25 साल तक बच्चों के साथ लगा रहना पड़ता है। उसके बाद बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो सिविल सर्विस हो या कोई और नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर है या बिजनेस है, राजनीति है, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, बशर्ते कि हम उनको एक अच्छा माहौल दें। हमारे घर का माहौल, हमारे आस पड़ोस, हमारे गांव का, हमारे समाज का माहौल अगर अच्छा माहौल मिलेगा, शिक्षा थोड़ी कम गुणवत्ता की भी होगी तो चलेगी, क्योंकि हमने सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि प्राइवेट महंगे स्कूल से पढ़ के ही बच्चे सफल होंगे। सरकारी स्कूल से पढ़ के भी हो सकते हैं, बस उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल मिलना चाहिए। और अगर सारी जिंदगी इस पे फोकस बनाए रखें कि कुछ भी हो जाए, 2 रोटी कम खाएंगे, 2 कपड़े कम पहनेंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा में उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा एक संदेश कि कैसे अपने बच्चों को शिक्षा में आगे से ज्यादा आगे बढ़ाए, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों से मैं अर्ज करना चाहूँगा। और आप लोगों का ये जो आशीर्वाद और प्यार है, ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। पिछले 8 महीने में हम लोग कितनी बार आप लोगों के पास आए, जब भी हमने कुछ कहा तो आप लोग आधी रात को तैयार हो जाते हैं कि जहाँ चलना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनके पास भी आप लोग कई बार गए थे हमारे साथ। तो बस मतलब कभी कभी तो हम कहते भी नहीं है, आप में से कोई आवाज उठा देता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हमारा एक गाँव है, इतना प्यारा, जो छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत सीधे और सज्जन मेहनती लोग हैं यहाँ पे। तो आप आज भी आपने देखा है कि कितने जोश में इन्होंने कितना स्वागत किया, कितना प्यार है इनके मन में। तो आपका ये प्यार बना रहे। और प्रभा जी ने तो यही गांव में डेरा डाल दिया है, तो अब इनके पास कोई विशेष काम है नहीं। जैसा उन्होंने बताया कि बच्चे तो हमारे बाहर हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी से लगभग हम फ्री हैं। तो अब हम आगे करेंगे क्या? तो हमने सोचा आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों के लिए जो बन पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा जो भी हमसे हो पाएगा, आप लोगों के लिए लगे रहेंगे। अपने लिए हमने जीवन में लगभग सब मिल गया है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, अच्छी नौकरी है, प्रभा का भी अच्छा बिजनेस है, बच्चे हमारे सेटल हैं। तो अब आगे जो भी जिंदगी बची है वो समाज के लिए कुछ जो भी थोड़ा बहुत बन पड़ेगा उसमें लगे रहेंगे। बस आप लोगों से सिर्फ इतनी ही आवेदन इतना है कि यही प्यार, ये सहयोग बनाए रखें और हम लोगों की हिम्मत बढ़ाते रहें, ताकि हम लोग भी आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के जो भी समाज के लिए बन पड़े हमेशा आपके साथ खड़े रहें। प्रभा जी ने जो थोड़ा सा संघर्ष बताया, वो कहानी तो बहुत लंबी है और हमारे गांव के किसी लोगों से तो यहाँ छिपी नहीं है और शहर के लगभग सब लोग जान गए हैं कि एक आम परिवार में पैदा होके ये नहीं लगता था कि क्लर्क की भी नौकरी मिलेगी। और फिर किसी एक दोस्त ने गाइड किया, उसने बताया कि आप 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैंने बोला कि 10वीं पास को कौन जॉब देगा? तो बोला नहीं, क्लर्क की जॉब होती है, 10वीं पास के लिए अगर है तो फॉर्म भर सकते हो। तो फिर एक उम्मीद जगी, मैंने एक फॉर्म भरा, 2 साल मेहनत की और बैंक में क्लर्क के रूप में हो गए। तो उसके बाद पहले लगता था कि ये बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, लगता था कि अब जो जीवन में चाहते थे, जो इच्छाएं थी वो हो गया। लेकिन फिर प्रभा जी जीवन में आई तो इन्होंने एक ऐसा टारगेट दिया, फिर लगा कि नहीं, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। तो घर वालों का भी इसमें हमेशा सहयोग मिला। मेरे फादर इन साहब बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत सालों तक दिन रात अपना सारा परिवार छोड़ के हमारे बच्चों के लिए लगे रहे, क्योंकि मैं तो या तो तैयारी करता था या तो नौकरी करता था। तो बच्चों की जिम्मेदारी को प्रभा ने अकेले ही निभाई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा मुकाम अकेले हासिल नहीं कर सकता है। घर के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, अपने पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सभी लोगों का किसी न किसी रूप में सहयोग रहता है। तो अगर मेरी सफलता में लोगों का इतना सहयोग है तो मैं सोचता हूँ कि मैंने लोगों के लिए क्या किया। तो यहाँ तो मुझे ना नौकरी का करने का अवसर मिला, ना रहने का अवसर मिला। अभी तक 15-16 साल तो बिहार में निकल गए,
उससे पहले अलग अलग स्टेट में निकल गया टाइम। लेकिन मैं जहाँ भी रहा तो मुझे वो एक मन में हमेशा पता रहता है कि कोई गरीब कमजोर आदमी है तो कभी वो गलत काम लेके नहीं आता है। उसका सिर्फ सही काम हो जाए, उसके साथ न्याय हो जाए, उसका फेवर है, उतना में ही उसका भला हो जाता है। जिस चीज का वो हकदार है उसको वो हक मिल जाए। तो हमेशा वो संवेदनशीलता मन में रही है। जब भी पब्लिक लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने आया तो वो संवेदनशीलता हमेशा मन में थी कि कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो थाने के खिलाफ कुछ शिकायत लेके आया है कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैंने कभी ये नहीं माना कि ऐसे तो लोग सैकड़ों लोग रोज आते हैं और उसमें से आधे से ज्यादा लोगों की जो बात होती है वो सही नहीं भी होती है, या उनकी जो उम्मीद होती है, उनकी जो डिमांड होती है कि मेरी बात पे इस तरह की कार्रवाई हो जाए, तो उनको ज्ञान नहीं होता है कि वो नियम के हिसाब से जो डिमांड वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी समस्या, जिनकी बात वाकई जनरल होती है और वाकई उसमें सीनियर ऑफिसर्स के लेवल से इंटरफेरेंस की जरूरत होती है। तो मैंने हमेशा वही कोशिश की कि उसी समय उस अधिकारी को फोन लगाएं, स्पीकर ऑन करें और उनको बोले कि भाई एक व्यक्ति आया है और इन्होंने ऐसे ऐसे इनकी बात है, इनका कहना है कि आपने इनका ये काम नहीं सुना। तो सामने वाले जो अधिकारी है उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले, वो भी अपनी बात कह सके और सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सुनने का मौका है कि सामने से क्या कहा जा रहा है। तो दोनों व्यक्ति की बात सुन ली और 1 मिनट में पता चल जाता है कि सही क्या है और क्या होना चाहिए। और बाकी अगर जो फरियादी कोई आया है, कोई पब्लिक से कोई आदमी आया है अपनी बात लेकर और अगर उसकी बात में वजन है, उसकी बात सही है, तो उसी टाइम फोन पे ही उनको ये निर्देश होता था कि इनका काम 1 सप्ताह के अंदर हो जाना चाहिए। दोबारा अगर ये मेरे पास आएंगे तो फिर आपके लिए ठीक नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नीचे का जो सिस्टम है वहां भी बहुत वर्कलोड रहता है, तो कभी कभी नहीं भी हो पाता है काम और ऐसा व्यक्ति 2 बार या 3 बार भी आ जाता है, तो फिर वो भी पता चल जाता है कि नीचे से लापरवाही हुई है या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या फिर ओवरलोड या किसी और कारण से देरी हो गई। तो वो बात मन में आज भी है। वहां पर कुर्सी में बैठ के लोगों के सेवा के प्रति वो मनोभाव था, अब आप लोगों के मन बीच में सीधे आ गए हैं, तो अब जो भी बन पड़ेगा आप लोगों के सामने होगा और आप लोग देखेंगे। हालांकि मुझे बात को क्या कह सकते हैं, कुछ सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। झूठा बोलना नहीं आता है कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, तो उसमें बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो उनकी डिमांड, उनकी उम्मीद ऐसी रहती है, तो जो काम मेरे बस का नहीं है मैं सामने बोल देता हूँ कि ये मेरे बस का है नहीं है, ये हो नहीं सकता। जो आप सोच रहे हैं वो डिमांड नियम पॉलिसी के हिसाब से आपकी डिमांड ठीक नहीं है, तो कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मेरी विनती ये है कि आप इस बात को समझें कि मैं हूं या कोई भी है तो वही कर पाएगा सिस्टम के अंदर काम जो संभव है, जो हो सकता है। सिस्टम से बाहर का कोई काम है, मैं आपके साथ आधी रात में तैयार हूँ, लेकिन जो सरकारी काम है वो तो नियम के हिसाब से ही हो पाता है। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम ले लूँगा। आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और मेरा अपना मान सम्मान बढ़ाया। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, असली योगदान तो वही हो सकता है जब इस एरिया से और 10 बच्चे निकले ऐसे पदों पे जाए, तो उसमें भी अगर कहीं से मेरे सहयोग की कोई जरूरत होगी तो मैं हमेशा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी मदद वो संभव मैं कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।